बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ़ साहब ने बहुत अच्छे तरीक़े से पूरा सियासी जो मंज़रनामा है आज तक का उसका इहाता किया और आपको एडवाइज़ किया। आज जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है DGISPR की स्टेटमेंट। उसका बेहतरीन तरीक़े से मैं समझता हूँ, इमरान ख़ान साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई वेरी नेक्स्ट डे, उन्होंने रऊफ़ साहब की बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीक़े से उसका जवाब आपको दे दिया था। लेकिन बात यह है कि मुझे ये बताएं, ये हमारी फ़ौज है, इमरान ख़ान की फ़ैमिली, बल्कि उन्होंने मुझे ख़ुद कहा मैक्सिमम या फ़ौज में हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारे मुल्क की खातिर जाने देते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिसी कौन बनाता है और वो फ़ैसले रिवर्स कौन करता है। मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ फ़ैसले वो एक शख्स करता है और ना वो रेफरेंडम के ज़रिए इक़्तिदार में आया है या पावर में आया है, ना वो इलेक्शन के ज़रिए आया है। अगर शख्स वाहिद ने इस मुल्क को जंगल बना देना है और जंगल का कानून नाफिज कर देना है और आइन की पामाली करनी है और वो DGISPR साहब उठ के वो स्टेटमेंट्स देंगे जो सियासी होगी, तो सियासत में मुदाखलत ये आइन की खिलाफ वर्जी सिर्फ नहीं, ये आइन शिकनी के मुतरादिफ है और आइन शिकन की सज़ा आपके सामने है। ये अलग बात है कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने के बावजूद, उसके ख़िलाफ़ अपील डिसमिस होने के बावजूद, आज अगर जस्टिस सेठ वक़ार को देखा जाए तो उसकी स्टेटमेंट आज भी फील्ड में है, जिसने कहा था कि उनकी कब्र से भी उनको निकाल के एक सिंबॉलिक सज़ा फांसी की दी जाए ताकि आइंदा के लिए मार्शल लॉ के रास्ते बंद हो जाएं, क्योंकि यही आइन का तकाज़ा है और यही मुल्क के कानून का तकाज़ा है। देखिए, किसी भी तहज़ीब याफ्ता मुल्क और जमहूरी मुल्क में पुरअमन अवामी इनक़लाब का तरीका सिर्फ ये होता है, वो है वोट की पर्ची। वोट की पर्ची आपने देख ली, 8 फरवरी को पब्लिक निकली। ये अलग बात है, रऊफ़ साहब ने आपको बता दिया, नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, हमारे 90% जो टॉप लीडरशिप थी उन सबके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए, बशमूल मेरे। आप गवाह हैं। मैं आप मीडिया के दोस्तों को साथ लेकर गया उन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के पास जो रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके ख़िलाफ़ हमने पिटीशन फाइल की तो हमारे ही ख़िलाफ़ उल्टा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। मैं आपके मीडिया के दोस्तों को लेकर गया, लास्ट डे था, मैंने कहा जी तीनों हल्के इस्लामाबाद के 46, 47, 48 मैंने कागजात जमा कराए थे। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दें, मैं उसको फुलफ़िल करूं। तीनों 47, 46, 48 के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप वो आदमी हैं जिसके ख़िलाफ़ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप गवाह हो इस बात के रात 12 बजे किस तरीक़े से मेरे कागजात पे रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन इस बात को हम आगे चलते हैं, बल्ले का निशान छीन लिया और न सिर्फ बल्ले का निशान छीना, उसके साथ मेरे समेत हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ FIR कटी। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हम बैठे हुए हैं। आपके तकरीबन 100% मीडिया हाउसेस वो हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और ये रेड जोन का सारा एरिया और 70% देहात भी। मैं दावे से कहता हूँ, आप बता दें, आप सारे दोस्त गवाह हो इस बात के, कौन से पोलिंग स्टेशन में गए और जहाँ से मैं हारा हूँ या वो कठपुतली जीता हो, लेकिन हम हार गए, हराया गया हमें, हम तो जीत गए। और इसी तरह तीनों हल्के इस्लामाबाद के और बाकी जो कुछ भी हुआ, किसी तहज़ीब याफ्ता जमहूरी मुल्क में अवामी इनक़लाब वोट की पर्ची के ज़रिए हुआ करता है और वो हो गया। लेकिन DGISPR साहब कहते हैं आपको तो 7% वोट मिले, पता नहीं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर ये आपके मैथमेटिक्स का हाल है, अगर ये आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिसके आप सरबराही करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बंद कर दें। उसकी जगह पे रऊफ़ हसन साहब या जो आप दोस्त बैठे हुए हैं इनकी टीम बना दें, आपको प्रॉपर ज़्यादा बेहतर इंटेलिजेंस दे देंगे। अगर आपकी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि हमने 77% या पता नहीं कितने % वोट लिए, भाई आपके नुमाइंदे अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास बैठ के जो कुछ वो कर रहे थे आप सब जानते हो,
पूरे मीडिया हाउसेस ने मेरा रिज़ल्ट दिया और बहुत सारे हमारी 180 सीटें के रिज़ल्ट भी दिया। वो EMC का रिकॉर्ड आज भी वो हमें नहीं दे रहे, कोर्ट के आर्डर के बावजूद। वहाँ से जो रिज़ल्ट जाता था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, इलेक्शन कमीशन मीडिया हाउसेस में दे रहा था, वहाँ से हम जीत रहे थे। रात के 12 बजे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सहूलतकारी करता है मुस्लिम लीग नून की और लंदन एग्रीमेंट की, वो रात को 12 बजे कहीं चला जाता है। ये भी आपने हमें बताया, हम तो नहीं थे वहाँ मौजूद। इसलिए मैं कहता हूँ आपकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो किसी मखसूस जगह पे जाते हैं और जब 3 घंटे बाद वापस आते हैं तो रिज़ल्ट पहले रुक जाता है और उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं आज भी सवाल करता हूँ कि आप इसके बारे में बताएं, आप कहाँ गए थे और क्यों आपने इन रिज़ल्ट्स को चेंज किया या कराया। और इस्टेब्लिशमेंट के वो सहाफ़ी जो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझते हैं, आप उनकी ओवरऑल असेसमेंट पब्लिक में या टीवी में बैठ के ले लें, या आप ख़ुद उनसे इनफरादी तौर पर पूछ लें कि क्या रिज़ल्ट था। मुझे एक मेरे दोस्त ने, मैं बताए बगैर, क्योंकि जिस तरह सहाफ़ियों को ये हक़ हासिल है कि वो अपना सोर्स न बताएं, लिहाजा मैं अपने एक दोस्त सहाफ़ी, मशहूर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन की बात बताना चाहता हूँ नाम लिए बगैर। उसने कहा जी मैं जब गया, मुझे कहा गया सब रोक दें। मैं एहतियातन चला गया चेक करने के लिए कि रिज़ल्ट्स का मसला क्या है, क्यों रोक दिए हैं। वो जो रिज़ल्ट कंपाइल कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा जी क्या मसला है। उन्होंने बड़े घबराते हुए कहा जी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लीड के साथ PTI जीत चुकी है और हमें कहा गया है कि आप रिज़ल्ट रोक दें। हम मजबूर हो गए हैं रिज़ल्ट रोकने पे। खैर ये अलग बात है। मुझे ये बताया जाए कि ये आपकी अगर रिपोर्ट थी, और फिर खान साहब ने भी उसके बारे में उस दिन हमें बताया 7 तारीख को जब हमारी मुलाकात हुई। आप कहते हो कि जी आप बना दें कमीशन, ज़रूर बनाएं। किसने मना किया आपको? खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल पेश होने के लिए तैयार हूँ 2014 का। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि PTI के ज़माने में 2 धरने हुए मौलाना फजल रहमान के, जो उन्होंने कहा कि हमारी किस किस से बात हुई थी, वो भी आपके ऑन रिकॉर्ड कर लें। किस किस से धरने में बात हुई और किस किस ने क्या क्या उनके साथ वादे किए एस्टेब्लिशमेंट के। और उसके साथ 2 मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी यहाँ जुलूस लेकर आए। हमने तो एक सिंगल FIR नहीं काटी। यानी एक धरने से तो आपको तकलीफ़ है, ज़रूर करें, उसमें कमीशन से हम इनकारी नहीं हैं, मगर बाकी धरने और बाकी जुलूस। और फिर क्या आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं? अगर आप एक सुपर सियासी पार्टी हैं और सियासत को आपने रेगुलेट करना है कि कौन धरना आइंदा दिया करेगा, कौन एहतजाज किया करेगा और कौन लॉन्ग मार्च किया करेगा, तो फिर आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट या आइन में तरमीम करके अपने आप को एक सुपर पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करा दें, ताकि आपके पास इसका भी जवाज़ और हक़ मौजूद हो। मुझे रऊफ़ भाई देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मुझे कहना चाहते हैं मैं मुख्तसर करूँ, इसलिए मैं अब अपनी बात को सिर्फ टू द पॉइंट बात करूँगा। अब मैं आगे चलना चाहता हूँ कि इस वक्त सबसे पहला मुतालबा मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से करूँगा कि आपके लाहौर के वकला के मसाइल को हल करना आपकी सबसे पहली और बुनियादी ज़िम्मेदारी है और आप हल करें। लेकिन इन चीज़ों को एग्रेवेट करने में वहाँ की वो कठपुतली हुकूमत, वो डाकू रानी के ज़रिए जो ये चाहते हैं कि वकीलों और जुडिशरी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों, तो इस हवाले से मैं वकला नुमाइंदों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फोकस्ड रहें, ताकि जस्टिस सिस्टम के ऊपर जो कुछ अटैक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कर रही हैं और जिस अंदाज से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल आ चुका है आपके सामने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ 6 जज साहिबान ने लिख के दिया, उसके पैरा नंबर पहले में लिखा हुआ है, पहले पैरे में, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला लेने के लिए प्रेशर डाला गया। और एक जज के आपको पता है बाकी तफसीलात, किस तरह बिरादर नस्बती को उठाया गया, बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, कैसे जजेस हॉस्पिटलाइज्ड हुए, और वो सारी तफसील आपके सामने आ चुकी है। और आज सारी हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ये लिख के दे चुके कि आज ये ओपन सीक्रेट है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ दबाव डालती हैं सियासी केसेस में, ताकि अपने मकासद हासिल कर सकें और अपने जो उनके मुखालिफ हैं यानी PTI, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले ले सकें।
क्योंकि और तो पॉलिटिकल पार्टीज तो कोई उनका मुखालिफ उनके बकौल कोई नहीं है, चूँकि बाकियों को तो उन्होंने गोद लिया हुआ है, उन रिजेक्टेड अफराद को कठपुतलियों की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। हारने के बावजूद उनको फॉर्म 47 के ज़रिए यहाँ ला बिठाया गया है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल वो अनवारुल हक काकड़ साहब, वो लियाकत चट्ठा, कमिश्नर रावलपिंडी, वो निसार चीमा साबिक MNA मुस्लिम लीग नून, वो मुस्तफ़ा MQM के, कामरान टसूरी, इन सब की स्टेटमेंट्स को अगर आप यकजा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जनाब यहाँ सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही सारी काली हो चुकी है। मगर इस सब कुछ के बावजूद सिर्फ एक शख्स को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, वो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ना उनको ये नज़र आया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिल रही, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो दुरुस्त हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, दुरुस्त नहीं हुए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया और उनके बकौल ये रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने ये इलेक्शन कराने हैं या कराए थे वो फरिश्ते हैं, जुडिशरी के ज़रिए इलेक्शंस नहीं होंगे। इस सब कुछ के बावजूद में और इलेक्शन कमीशन की वो तमाम तर हरकतों के बावजूद जो कुछ उन्होंने की, लेकिन आज भी एतराज़ उनको अगर है तो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर है, और जो किरदार उन्होंने ख़ुद अदा किया है इन इलेक्शंस में वो उनको ज़रा बराबर भी नज़र नहीं आ रहा। ये उसी तरह की बात हुई, कमीशंस के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बता दिया। लेकिन एक बात, 24 मार्च 1971 को, ये रिकॉर्ड की बात है, याया खान जाता है वहाँ ढाका में और उनको कहता है कि हमने तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग जीत चुकी थी 160 सीटें आउट ऑफ 162। उनको कहा जी आपसे बातचीत के ज़रिए हल करेंगे, बैठ के सेटल करेंगे। मगर 25 मार्च को जो ही वो आते हैं, 25 मार्च को आर्मी एक्शन शुरू हो जाता है और एक एक बंदे को पकड़ के उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। मीनिंग देयर बाई ऑलरेडी ये एक बहाना था, ऑलरेडी आपने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर रखी थी। जब हम 9 मई की बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि आपने सुबह सवेरे आपने देखा कि इमरान खान जब सुबह उठता है वो अपने इस्लामाबाद की तरफ आते हुए, जिसमें बेल उसने अप्लाई कर रखी थी और जिसमें थम इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे और अदालत की तहवील में थे, वो सुबह निकलते वक्त कहते हैं कि अगर किसी ने गिरफ़्तार करना है तो मैं बग़ैर रेजिस्टेंस के गिरफ़्तारी दूंगा, मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा देना है। मगर क्या होता है, उनको उठाया जाता है, CCTV फुटेजेस वो सारे चोरी किए जाते हैं और आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं मिले, और उसके बाद जो कुछ भी हो। और विद इन फ्यू आवर्स 10,000 हमारा वर्कर्स कैसे आपने उठा लिया, 16 बंदे हमारे शहीद कर दिए, कई पैरालाइज्ड हैं, कई सैकड़ों ज़ख्मी कर दिए, और पुरअमन एहतजाज लोग करने के लिए निकले। और आपने सारे, आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में ये आ चुका है, लिख के ये दे चुके हैं कि हमारे CCTV फुटेजेस उन तमाम इंस्टॉलेशन से जी ख़राब थे या गायब हैं। भाई किसने गायब किए हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर आपके कोर कमांडर हाउस तक, और फिर उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। वो ये कहते हैं, ख़ुद कहते हैं कि 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, ये 1:30 बजे से बल्कि जुलूस निकलता है जी, जा रहा है 150-200 बंदा, लेकिन कोई एक ना पुलिस वाला, ना उनकी अपनी अरेंजमेंट सिक्योरिटी, ना कोई रास्ते में कोई उनको रोकता है। और वहाँ ये ख़ुद बताते हैं कि जनाब कहा जा रहा है कि बाहर अंदर ना जाएं, लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई और उसकी बहुत सारी तफसीलात आपके सामने भी आ चुकी हैं। मगर आपने देखा कि परसों हम लोग 500 के करीब, उससे भी बल्कि ज़्यादा लोग थे, भाई कई लोग गाड़ियों से नहीं निकले थे, हम अभी बाहर ही निकलते हैं तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है और विद इन 10 मिनट्स और हमें डिस्पर्स किया जाता है। लेकिन 150-200 अफराद, इनसे 8 घंटे में नहीं हो सका कुछ भी। क्या उस IG को, चले मैं कहता हूँ वो मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था, क्या IG उसी IG है ना जो डॉक्टर उस्मान अभी बैठा हुआ है, जो तमगा देते हैं, उसके ख़िलाफ़ नेगलिजेंस का भी मुकदमा बना? और अगर नहीं बना तो ये बता दें कि IG कहता है कि मुराद रास, और बहुत सारे नाम देता है, 27 कालें थी, सबसे बड़ा मुजरिम है। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी कीमत है और वो है आप एक्विटल हो जाएगी, आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसी तरह अंदरीब अब्बास और खदीजा शाह एक गाड़ी में जा रहे हैं एहतजाज के लिए,
लेकिन वो 8 महीने बाद उसकी ज़मानत होती है। और आज तक हमारी बाकी ख़वातीन सारी की सारी जेलों में पड़ी हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए जेल नहीं गई। क्यों? कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ये वाकई सच्चा वाक़या आप बताते हैं जिसकी जुडिशल इंक्वायरी भी आप नहीं कराते, मगर मुझे बताएं कि फिर आधे लोग तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए फ़ारिग हो जाते हैं, और जो इमरान ख़ान के साथ वफ़ा करते हैं वो आपके लिए सबसे आखिर में, और अभी तक वो पाबंद सलासल भी हैं और जेलों में भी सड़ेंगे। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जनाब मिलिट्री ट्रायल ही इसका हल है। क्या कहते हैं? 3 चीज़ें जहन में रख लें। दुनिया का कोई कानून और आइन आपको ये नहीं बताएगा कि आप उसके मुद्दाई भी हैं, आप कहते हो हमारे ऊपर अटैक हुआ। नंबर 2, आप कहते हो हम गवाह भी हैं, इर्रेफ्यूटेबल हमारे पास एविडेंस है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद। नंबर 3, हम मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए सज़ा भी देंगे, मुनसिफ भी खुद हैं। तो भाई दुनिया में कोई उसूल नहीं होता, कानून नहीं होता कि ख़ुद मुद्दाई, ख़ुद गवाह, ख़ुद आप मुनसिफ बन जाएँ। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है फौरी तौर पर इनका फ़ैसला करें, लोगों को उनके हुकूक दें। और इस तरह का जो जुल्म हो रहा है एक जंगल के बादशाह के ज़रिए, वायसराय और अपने कठपुतलियों के ज़रिए इस मुल्क में जिस तरह आइन और कानून की पामाली हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी ने ये आपको कहा है कि जनाब पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब आप पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को भी, जो पैसा यहाँ से लेकर बाहर भाग रहे हैं, इनको तो आप एतमाद दें। जब यहाँ एतमाद नहीं होगा, और एतमाद तब होगा जब कानून की हुक्मरानी होगी, इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त होगा, अवाम के फ़ैसलों को, जो हक़ हुक्मरानी है वो अवाम का है, उनको तस्लीम किया जाएगा। और जमहूरियत एक तमाशा नहीं होगी, जमहूरियत हकीकत में जमहूर के फ़ैसले को तस्लीम करना है। और आखिरी बात कि अगर आपने कमीशन बनाना है तो एक मेहरबानी और भी कर दें, क़ायद आज़म की वफ़ात किन हालात में हुई उसको भी कमीशन में शामिल कर लीजिएगा। लियाकत अली ख़ान का मर्डर हुआ और उसके बाद उसकी फ़ाइल का क्या बना, कमीशन का हिस्सा बना लीजिएगा। फ़ातिमा जना का मर्डर हुआ या नहीं हुआ उसको भी कमीशन का हिस्सा बना दीजिएगा। भुट्टो की जो जुडिशल आपने कह दिया कि ये जुडिशल मर्डर था, लेकिन जिन्होंने ये मर्डर कराने में शरीके गुफ्तगू थे, शरीके कार थे, उनके बारे में आपने ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिखा ना कुछ कहा। कौन लोग थे? क्या उसका रावलपिंडी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ था? और अगर था तो कौन थे? उसको भी कमीशन का हिस्सा बना दीजिए। और बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस में भी जो कमीशन है उसके फैक्ट्स भी सामने आ जाएं तो हम सब के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए बहुत सारा भला होगा। थैंक यू सर।